Welcome to all in GPIC online English class. May your English teacher Ashish sir in front of you in live English class. Students, we will read further in tense as we know that we all have read out present perfect continuous tense of affirmative sentence. Today we will study its further parts of sentence, negative sentence. Okay, students, look at the board and let's we start the chapter. We start the next sentence of present perfect continuous tense. Okay, right. Negative sentence. First, we mention present perfect present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. It's negative. What beta? It's negative and interrogative. You have read out. I think we will start from today from negative sentence of present perfect continuous tense. Okay. Okay. Its negative structure is we all know that first of all we write subject and after subject we use helping verb as या बात then we use for being perfect been and then was fourth form of continuous ing form then object then since that since less for then type. I think it's a structure of past perfect continuous tense negative sentence. Here okay guys, here some missing is for its negative we use verb not. Then we use been. Then we use verb ing. Okay guys. Now we look at the both subject has have then been then not then being then verb ing then object then since then for then type. It means यदि हम कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं और उस नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो टेंस है उसमें एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब आई है मेंस तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब हैव को रखना है फिर उसके बाद नॉट के बाद बीन अगर यही इंट्रोगेटिव फॉर्म में जाएगा तो भी वहां पे हम पहले हैज है फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद बिन का यूज करेंगे तो बेटा ये ध्यान देना है अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब जब भी आपको लगता है कि आई है तो हमारे लिए हमेशा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब केवल कितनी होती है एक होती है किसी भी सेंटेंस के लिए और उसके बाद ही हमेशा हम नॉट लगाएंगे जैसे कि हम आगे के सेंटेंसेस में भी अभी पढ़ेंगे जो फ्यूचर में चलेंगे तो वहां पे हमें तीन तीन कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स मिल सकती हैं जैसे शैल हैव बीन विल हैव बीन लाइक दिस हम इस तरह की तमाम जब हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ यूज कर पाते हैं तो वहां पे हमको हमेशा ध्यान रखना है पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज करना है क्योंकि हमेशा माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना लेना है कि हमारे लिए हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब एक होगी और उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इट्स नेगेटिव सेंटेंस एग्जांपल सपोज दैट वह दो दिन से वह दो दिन से नहीं खा रहा है वह दो दिन से नहीं खा रहा है सपोज दैट
its example in front of you. First, we identify at the end of the sentence symbol. Which type sentence is this? Here full stop refers to assertive sentence, and the negative word is about negative sentence, and that is about present, about continuous, and time is about perfect. Here we can see that the sentence is in form of present perfect continuous tense negative sentence. जब हम क्लियर हो जाए कि जो रिटन सेंटेंस है, जो गिवन सेंटेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तब हम अपने स्ट्रक्चर को अप्लाई कर देंगे। अब इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करके हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है, ये। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें दो हेल्पिंग वर्ब मिलती है, तो हमने बताया था, इससे पहले परफेक्ट में भी बताया था और आप परफेक्ट कंटीन्यूअस करके अफर्मेटिव में भी पढ़ चुके हैं कि हमें केवल और केवल यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम लिखिए। अब हम स्ट्रक्चर बेस भी आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ने कहा सब्जेक्ट लिखे, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। स्ट्रक्चर ने कहा हैव में से कोई एक लिखे, हमने एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लिया हैव। स्ट्रक्चर कह रहा है कि नॉट लिखे, हमने नॉट लिख लिया। अभी स्ट्रक्चर कह रहा है कि बीइंग लिखना है, हमने बीइंग भी लिख लिया। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कह रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर कंटीन्यूअस के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहेगा, कौन सा काम हो रहा है, मींस खाने का हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ईट और इसमें क्या कर देंगे आईएनजी लगा देंगे, क्या बन जाएगा ईटिंग। अब इसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए। देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे वो आम 2 दिन से आम नहीं खा रहा है, अगर आम होता आम ऑब्जेक्ट हो जाता। खाना नहीं खा रहा है, खाना होता तो खाना ऑब्जेक्ट हो जाता। मीन्स जब वर्ब में व्हाट का क्वेश्चन अराइज करने से कोई वर्ड मिलता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं होता है। व्हाट ईटिंग, नो आंसर इज व्हाट के क्वेश्चन से कोई आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ मतलब है कि हमें जो ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। इसके बाद कह रहा है सिंस और फॉर हमेशा आपको हमें ध्यान रखना है, ये हमेशा हमको मिलेगा निश्चित समय के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस का यूज पीरियड ऑफ टाइम या निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। यहाँ पे 2 दिन है, अगर सोमवार मंगलवार कोई डे का नाम दे देता पॉइंट ऑफ टाइम होगा। 2 दिन एक अवधि बता रहा है, एक ड्यूरेशन बता रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इट मींस वी कैन से हियर वी यूज फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। इट्स a complete translation of this. Have understand well guys? Okay. So next we look at in the big part. Could I read it? Could I erase it? Okay. If we talk about its interrogative sentence, its interrogative sentence, तो हमने इससे पहले की जो क्लासेस डेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, वहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं और हमने डिटेल्स में भी समझा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के, यस या नो टाइप और डब्ल्यूएस टाइप। जब हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को लिख दें और क्वेश्चन मार्क लगा दें तो कौन सा होता है, यस या नो टाइप का होता है। हम कह सकते हैं वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो और उसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता हो, वह सेंटेंस कैसा होता है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और जब सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप आए, तब ऐसे सेंटेंस को डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यहाँ पे हम दोनों स्ट्रक्चर एक साथ ले लेंगे, लेकिन एज पर रिक्वायर्ड वी यूज दिस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट क्वेश्चन मार्क
After question word, we use helping verb has and then subject. बेटा लेक्चर रिकॉर्डेड जाएगा, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे देखो। then subject, then अगर हमारा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा लेंगे। अगर नेगेटिव नहीं है, ब्रैकेट का मतलब समझना है बेटा कि अगर सेंटेंस में चीजें अप्लाई है तभी चीजों को यूज करना है, अदरवाइज उसको नहीं यूज करना है। अब नॉट की बात, बीन, बीन की बात वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म की बात ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद since plus for then died. Okay guys, and at the end of the sentence we use exclamation mark, interrogation marks. Okay, okay. So it's a structure in front of you. You can say on board. Now we take its example and understand how it translates the English sentence for applying the structure. अब सेंटेंस है, क्या तुम लोग, क्या तुम लोग क्या तुम लोग जुलाई से, क्या तुम लोग जुलाई से जुलाई से स्कूल जा रहे हो, जुलाई से स्कूल पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, क्या तुम लोग जुलाई से स्कूल पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस किस टाइप का है, यस या नो टाइप का, क्योंकि इस सेंटेंस का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं और हम ये श्योर हो जाए कि हमारा जो सेंटेंस होगा वो हेल्पफुल वर्ब से स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, पहचानने का पूरा तरीका उसी तरह है। अब हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की रिगार्डिंग ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग, मीन्स प्लूरल है, प्लूरल है मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ, क्या आ जाएगा, हाँ, तुम लोग यू, हैव यू। अब नॉट है सब्जेक्ट में, सेंटेंस में नहीं है, क्या लिख लेंगे, बीन। भाई हमने, अब हमने समझ लिया कि ये नो टाइप का है, इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब रख लिए, हैज हैव में से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हैव, क्योंकि सब्जेक्ट तुम लोग क्या है, प्लूरल है। अब नॉट नहीं है तो हमने ले लिया बीन। अब बीन के बाद क्या काम हो रहा है, जाने का, गोइंग, हैव यू बीन गोइंग, पढ़ने जाने, गोइंग टू स्टडी, गोइंग टू स्टडी, टू स्कूल, have you been going to study to school, कब से, जुलाई से, क्या हो जाएगा, since, since क्यों आएगा, क्योंकि पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, मीन्स मंथ का नाम दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं have you been going to school, या इसको ऐसे ही बना सकते हो, going to school to study, ऐसे लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है। दोनों तरीके से सही है बेटा, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, दोनों तरीके सही है। यू बीन गोइंग टू स्कूल
गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी, ऐसे कर लीजिए, फॉर स्टडिंग, फॉर स्टडिंग सिंस जुलाई। दोनों तरीके से सही है, अब आपको जो सही लगे उसको लिख लीजिए, ठीक है। आ गया समझ में? हेलो, सेंटेंस दिख रहा है ना बेटा? अब इसका एक डब्ल्यू टाइप का सेंटेंस लेते हैं, इसको इरेज करें। हेलो, कर दो बेटे, इरेज करें इसे। एक का और सेंटेंस लेते हैं डब्ल्यू टाइप का। डब्ल्यू टाइप के सेंटेंस में देखते हैं, वे लोग 2 साल से 2 साल से कृषि वे लोग 2 साल से कृषि कर रहे हैं। वे लोग 2 साल से कृषि क्यों कर रहे हैं, ऐसा करिए। कृषि क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। वे लोग 2 साल से कृषि क्यों कर रहे हैं, किसानी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कृषि मीन्स किसानी क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया बेटा? अब इसका ट्रांसलेशन हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में अब इंट्रोगेटिव बीच में आया है, इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी और इसका आंसर डिटेल में देना है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड से तो उनका क्या हो जाएगा, वाई। वाई के बाद सब्जेक्ट क्या है, वे, प्लूरल है, क्या आ जाएगा, हाँ। इनका आ जाएगा सब्जेक्ट, इनका आ जाएगा बीन। वाई हैव दे बीन डूइंग फार्मिंग, या एक साथ कर दो, फार्मिंग एक साथ आ जाएगा, ठीक है। फार्मिंग, वाई हैव दे बीन फार्मिंग फॉर 2 years, ठीक है। फार्मिंग, FORMING कहाँ गलत बेटा? अच्छा, एक यहाँ है क्या, वेरी गुड, फार्मिंग, ओके। FARMING, ओके। या आप भी लिख सकते हो, व्हाई हैव दे बीन डूइंग फार्मिंग फॉर 2 years। बात एक ही है, फार्मिंग मीन्स कृषि करना, किसानी करना, एक ही साथ मीनिंग आ जा रही है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अब हम इसके बाद मेन टेंस, जिसका यूज आप लोग स्टोरी राइटिंग करने में करते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है, और अगर ध्यान से समझते हो श्योर आप समझ जाओगे कि इसको कैसे लिखा जाता है, कैसे यूज किया जाता है स्टोरी राइटिंग में, ओके। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बेटा स्टोरी राइटिंग में इस टेंस का मोर एंड मोर यूज, देखिए। पास्ट इंडेफिनिट, समझना ध्यान से थोड़ा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने आपको बताया है कि पास्ट के लिए हमें सेंटेंस के लास्ट में क्या मिल जाए, या तो था था मिल जाए, या थी मिल जाए, या फिर थे मिल जाए, था थी थे मिल जाए, या फिर बड़ा आ की मात्रा मिल जाए, बड़ी ई की मात्रा मिल जाए, या फिर ए मिल जाए। अगर सेंटेंस की एंडिंग ध्यान से समझिएगा, अगर सेंटेंस के एंडिंग था सी होती है, थी से होती है, थे से होती है,
या बड़ा आ बड़ी ई ए से होती है, तो हमको समझना है कि सेंटेंस जो हमारा है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अभी और एक चीज समझना है ध्यान से। अब अगर आ जाए बड़ा आ और था, बड़ी ई और थी, ए और थे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज हमको पास्ट परफेक्ट में मिलता है। अगर प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट में मिलता है, हमें पास्ट इंडेफिनिट के लिए केवल और केवल लास्ट में सेंटेंस की बड़ा आ बड़ी ई और ए देखना है, और ये ता आता है तब ता देखने हैं, ठीक है, समझ जाओगे। ये बेटा पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है, इसलिए अगर इनके बाद बड़ा के बाद कहा जाए, बड़ी के बाद किया जाए, ए के बाद किया जाए, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं कहलाता है। पास्ट इंडेफिनिट की एंडिंग बड़ा आ बड़ी ई और ए से होगा, जैसे वह दिल्ली गई, वह दिल्ली गई, वह दिल्ली गई थी। अब बताइए दोनों में क्या अंतर है, वह दिल्ली गई और वह दिल्ली गई थी। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो बहुत पहले के पास्ट हो जाता है, और वो दिल्ली गई मानी अभी लेटेस्ट में दिल्ली गई हुई है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो जब हमें लेटेस्ट पास्ट की जानकारी मिले तो क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट के पास्ट की जानकारी मिले तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। समझ में आ जाएगा बेटा। हेलो, अब ये तो आपका पहचानने का सिस्टम था हिंदी सेंटेंसेस को। अब आपको इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे पहचानना है, आपको हमेशा याद रखना है ये टेंस जो है इकलौता ऐसा टेंस है जो वर्ब कौन सी लेता है, सेकंड फॉर्म को लेता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है और अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल लेता है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका लिख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हमने पहले ही कहा था जब टेंस पढ़ाना शुरू किया था कि बेटा टेंस में टाइम के साथ वर्ब के फॉर्म्स का स्टडी करते हैं, टेंस के साथ वर्ब की फॉर्म्स का स्टडी करते हैं, और वर्ब की फॉर्म देखिए यहाँ पे कौन सी आ गई है, सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट के बाद, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या होता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखना है, वर्ब से भी पहचान सकते हो। देन ऑब्जेक्ट, देन अदर, ओके, ये स्ट्रक्चर है। अब हिंदी का सेंटेंस जैसे मैंने तुम्हें डांटा, मैंने तुम्हें डांटा, सपोज दैट ये सेंटेंस है, मैंने तुम्हें डांटा, डांटा, ठीक है, मैंने तुम्हें डांटा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है, असर्टिव। असर्टिव में नेगेटिव नहीं है तो क्या है, अफर्मेटिव है। अब बड़ा की मात्रा क्या बता रही है बेटा, बड़ा की मात्रा क्या बता रही है, हेलो, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बता रही है। अब यहाँ पे इसका ट्रांसलेट देख लीजिए, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट आई, डांटना तो क्या होता है, स्कोल्ड, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्कोल्डेड, आई स्कोल्डेड यू, आई स्कोल्डेड यू। उसने तुम्हें अंग्रेजी सिखाया, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, हाँ क्या कह रहे हो, मुझे बोलो। बड़ा की मात्रा है ना ये, हमको मात्रा से तात्पर्य रखना है, बड़ा आ उस तरह नहीं में आएगा ना, हमें मात्रा से तात्पर्य रखना है। उसने तुम्हें अंग्रेजी सिखाया, उसने तुम्हें अंग्रेजी सिखाया, उसने तुम्हें अंग्रेजी सिखाया। अब देखिए
बड़ा आ की मात्रा आ रही है तो पूछने का क्या हो जाएगा, यहाँ जेंडर क्लियर है, जेंडर नहीं क्लियर है तो मैम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं, मीन्स ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप फ्री हैं, चाहे कुछ भी लिख लीजिए। ठीक, सिखाया स्टार्ट। टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्टार्ट। ही taught you English, he taught you English। समझ में आ गया? ओके बेटा, बिल्कुल आएगा। अब देखिए एक सेंटेंस बहुत पॉपुलर है जो आप लोगों से कई बार आप लोग या जो पहले पढ़ने वाले या पहले के टाइम पे पढ़ते थे वो लोग पूछ लेते हैं, जैसे गया 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 गया, ये सेंटेंस गया गया गया। अब आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, समझना कैसे है कि सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, दो चीज से सेंटेंस बन जाता है और बाकी चीजें तो कितनी भी ऐड कर दो। तो देखिए एक सब्जेक्ट होता है, एक गया का क्या मान लीजिए, नाम ले लीजिए, सेंटेंस में नेम हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। गया एक वर्ब हो गई, जाना बता रहा है। तीसरा एक प्लेस ले लीजिए, गया गया अदर में आ जाएगा। इस तरह से इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसका बन जाता है गया। जाने का सेकंड फॉर्म दो का क्या होता है, बेंड। गया बेंड टू गया, गया बेंड टू गया। बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, याद रखना है, ठीक है। और हेलो, समझ में आया बेटा ये? हाँ, अब जैसे उसने कहानी सुनाया, उसने कहानी सुनाया, ही नरेटेड आ स्टोरी, ही नरेटेड आ स्टोरी। कहानी में उसने उसने देखा, पीसा, उसने बोला, ही टोल्ड, ही स्पोक। तो मीन्स हम जब स्टोरी लिखते हैं वो आया, ही केम, वो गया, ही वेंट, ऐसा ही ना, उसने डांटा, ही स्कोल्डेड। तो हमको समझना यहाँ पे ये था कि हम इस टेंस का मोर देन मोर यूज करते हैं स्टोरी वाइल स्टोरी राइटिंग, है ना। इसलिए हमको ध्यान देना है बेटा इस टेंस को। अब हम इसके नेगेटिव पार्ट को लिखते हैं। इट्स नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट आप जानते हैं कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो याद रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, पहले ऐसे हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। आप इसका नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों के लिए हेल्पिंग वर्ब होगी, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डिड भी सेकंड फॉर्म में है कि नहीं है? डू का सेकंड फॉर्म ही तो है, he did not। आप देखिए जब हमने यहाँ पे पहले एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म डिड ले लिया है तो अब हमें यहाँ पे वर्ब को फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखना होगा, देन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता है। तो आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, डिड होगी। और जब हम सेंटेंस में डिड का यूज करा लेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस में लिखना है। ओके, आप देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे राधा ने मधुर गीत नहीं गाया, राधा ने गीत नहीं गाया। अब देखिए आया है, तो आया है, नेगेटिव हो गया है। अब इसका ट्रांसलेट कर लीजिए, पहले सब्जेक्ट क्या है, आप हेल्पिंग डालेंगे, एक ही है, एक हेल्पिंग वर्ब है तो बिना सोचे समझे ले लेना है। राधा did not sing a sweet song। ओके,
हेलो, हेलो, हो गया ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? देखिए हमने डिड यूज करा है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो नेगेटिव में जब हेल्पिंग वर्ब यूज करा लेंगे तो हम क्या ले लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे। इसके बाद एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे तुमने तुमने अंग्रेजी नहीं बोला, तुमने अंग्रेजी नहीं बोला, तुमने अंग्रेजी नहीं बोला, ये सेंटेंस है। अब देख लीजिए आप क्या हो, यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके गाइस, समझ में आ गया? आज की क्लास में